हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं पैंक्रियास, राइट। इससे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑलमोस्ट हो चुकी है, हमारा पैंक्रियास बाकी है और टेस्टिस ओवरीज बाकी है और वो टिश्यूज बाकी हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जीआई ट्रैक्ट वाले, किडनी वाले, हार्ट, बस बाकी सारा हमारा हो गया है। तो पैंक्रियास देखें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस की थी ये बात कि पैंक्रियास को हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, कॉम्पोजिट ग्लैंड बोलते हैं और हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एक्सोक्राइन किस पार्ट को बोलते हैं, एंडोक्राइन किस पार्ट को बोलते हैं, ये देखेंगे। उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। तो बच्चों मैंने ये ऐसे एक डायग्राम पेस्ट किया तुम्हें बताने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए, जरा इधर अटेंशन दो, क्या है कैसे है। ये पैंक्रियास दिख रहा है, ये थोड़ा लीफ की टाइप का दिख रहा है ना, ये इसका छोटा सा पोर्शन एनलार्ज करके दिखाया हुआ माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये पेरिफेरी में तो ये ऐसे राउंड राउंड से दिख रहे हैं, कुछ टाइप के सेल्स नजर आ रहे हैं। ये है एक्सोक्राइन पार्ट, जो ये व्हाइट सर्कल से बने हुए हैं सेल्स के, ये एक्सोक्राइन पार्ट है, मतलब हैविंग डक्ट्स। एक्सोक्राइन पार्ट मींस हैविंग डक्ट्स। डिटेल नहीं करा रही, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, बता रही हूँ वैसे ही। तो इसमें क्या बच्चों, दिस इज एक्सोक्राइन पार्ट और इसमें डक्ट्स हैं, सब में ऐसे दिखाई नहीं, ये डक्ट है, ये जैसे यहाँ पे दिखाई, ये डक्ट है। और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं हम? एसिनी। ये मतलब एक सिंगल इसको बोलेंगे एसिनी। एसिनी सिंगल होता है एसिनस, प्लूरल होता है एसिनी, राइट। तो एक्सोक्राइन पार्ट की एक यूनिट को बोलते हैं हम एसिनस। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ मेंशन नहीं किया होगा कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है ना, वो होता है 98 to 99%। 98 to 99% सिर्फ एक्सोक्राइन पार्ट है, मतलब डक्ट वाला, एपिग्रेटिक जूसेस क्रिएट करते हैं। और जो एंडोक्राइन पार्ट है ये है, ये नीचे भी लिखा होगा 1 to 2%, 1 to 2% ओनली एंडोक्राइन पार्ट। तो एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है? ये एंडोक्राइन पार्ट है बच्चों, ये वाला सारा का सारा जो बीच में बना हुआ है, ये एंडोक्राइन पार्ट है, राइट। तो एंडोक्राइन पार्ट की यूनिट को क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जितने भी सेल्स नहीं दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये 3 टाइप के होते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में 2 ही टाइप के मेंशन हैं, पर छोटा सा रोल बताऊंगी मैं। 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो ये तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये अल्फा सेल्स है, ये ब्लू कलर वाले, ये वाले बच्चों, ये वाले, ये अल्फा सेल है, ये अल्फा सेल है। ये कम होते हैं अल्फा सेल, मैक्सिमम होते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स ये जैसे ये लाइट ब्लू कलर के जितने भी नजर आ रहे हैं ना, ये बीटा सेल्स। इसके अलावा एक और तुम्हें नजर आ रहे हैं पिंक कलर के, इनको बोलते हैं डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स हो गए, बीटा सेल्स हो गए, अल्फा सेल्स हो गए, और इन सभी को बोल देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हो गई क्लियर? तो मैंने क्या बताया कि पैंक्रियाटिक डक्ट एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैंक्रियाटिक जूस सक्रीट करता है, जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या सक्रीट करता है? हॉर्मोन्स इन ब्लड। ठीक है, और वो डक्ट वाला पार्ट होता है एक्सोक्राइन। क्लियर है ये? और एक्सोक्राइन पार्ट 98 to 99% होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है 1 to 2%। बस इतनी बात याद रखो, आगे तुम्हारी एनसीईआरटी में जो गिवन है वो करेंगे। लिटिल एक्स्ट्रा जो भी होगा मैं बता दूंगी तुम्हारी नॉलेज के लिए, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो, एंडोक्राइन पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड दीज आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 1 to 2% है वैसे पैंक्रियास का, लेकिन ये कितने सारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? ये 1 to 2 मिलियन। ठीक है, इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इन a normal human pancreas, right? And represents only 1 to 2% of pancreatic tissue. जितना पैंक्रियास का टिश्यू है उसका सिर्फ 1 to 2% ये है एंडोक्राइन पार्ट, यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर है? यही पूछ लेते हैं आपसे
कि टर्म गिवन फॉर एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, तो आप बताओगे आइलेट्स ऑफ लैंगर। अब इसमें देखो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैं 2 ही लिखती हूँ, क्योंकि वहां लिखा हुआ है जस्ट इसलिए, बट ये थर्ड टाइप भी है। क्या है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन स्क्रीट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन स्क्रीट करते हैं, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन स्क्रीट करते हैं। ठीक है, इनमें भी आगे सारे रोल पढ़ेंगे। वैसे तो ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, और ये रेगुलेट करता है इनको मतलब कंट्रोल में रखता है अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स की एक्टिविटी को। ना ग्लूकागोन को ज्यादा स्क्रीट होने देता, ना इंसुलिन अगर ज्यादा स्क्रीट हो जाए तो कम कर देता है, ग्लूकागोन कम है तो उसको ज्यादा कर देता है, मतलब उनको कंट्रोल में रखता है। ये बात समझ में आ गई है बच्चों, है ना? तो यही बात याद रखनी है इसमें से कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हारे 2 ही दिए हुए हैं, बट जैसा कि तुम डायग्राम में देख रहे हो थर्ड टाइप के सेल्स भी होते हैं। थर्ड यहाँ लिख देती हूँ अलग से, थर्ड टाइप ऑफ सेल्स यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिखती थर्ड टाइप of cells also, that is delta। तुमने ये वर्ड कहीं और पढ़ा है? सोमेटोस्टेटिन कौन बताएगा? हाँ, ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग, है ना? इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। काम कौन स्क्रीट करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम आगे देखते हैं इन दोनों के बारे में। तो बच्चों, इन दोनों को बेस्ट एंड इजी वे में तुम्हें लर्न कराने के लिए मैंने ये एक तरह से फ्लो चार्ट बनाया, मतलब कंपेयर करके पढ़ेंगे। ऐसे भी पढ़ा सकते थे उसमें, लेकिन मुझे लगा याद कराने के लिए ये अच्छा तरीका, लर्न करने के लिए अच्छा तरीका। कंपैरिजन में हम बहुत सारी चीजें इजीली लर्न कर लेते हैं। ठीक है, बुक में कई बार देख के सबको लगता है यार बड़ा औखा है, पर यहाँ कोई औखा नहीं है, इजी है बिल्कुल। कैसे? देखो, ग्लूकागोन स्क्रीटेड बाय अल्फा सेल्स, इंसुलिन स्क्रीटेड बाय बीटा सेल्स। याद रहेगी ये बात? इसको याद रखने का कौन तरीका बताएगा? अल्फा में लेटर ज्यादा है या बीटा में लेटर ज्यादा है? अल्फा में लेटर ज्यादा है ना, तो इसमें भी लेटर ज्यादा है। बीटा में लेटर कम है, इसमें भी लेटर कम है। ऐसे याद रख लो, नहीं तो कई बार क्या मतलब कुड कॉज लाइक कंफ्यूजन कि इंसुलिन को ये अल्फा सेल तो नहीं करता। ध्यान रहे, ग्लूकागोन स्क्रीटेड बाय अल्फा सेल, इंसुलिन स्क्रीटेड बाय बीटा सेल। तुमने बच्चों पहले कहीं पे इन्युलिन वर्ड पढ़ा है? वेरी गुड। तो इन्युलिन और इंसुलिन में भी डिफरेंस आ सकता है बच्चों, ये ध्यान रहे। इन्युलिन एंड इंसुलिन में भी वहां कई बार लगता है मैम स्पेलिंग गलत दी हुई है, इन्युलिन नहीं होता है इंसुलिन, ऐसा बच्चे बोलते होते हैं। तो ध्यान रहे वो इन्युलिन है, ये इंसुलिन। ठीक है, जैसे मैंने इलियम और इलियम में भी डिफरेंस बताया था। एक उसका पार्ट है, गट का पार्ट है, इलियम की स्पेलिंग क्या होती है, और उसमें एक वो बोन्स, ध्यान आया, पेल्विक गर्डल का पार्ट है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। अगर कम हो जाए ब्लड का ग्लूकोज लेवल, कैसे इंक्रीज करता है ये देखेंगे अभी हम। ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करता है। अगर ज्यादा हो जाए तो डिक्रीज करता है। इंसुलिन का नाम भी सुना होगा तुमने, ये नहीं सुना? ये एक्चुअली ये होती है ज्यादातर इसलिए। ठीक है, और इस क्योंकि ये इंक्रीज करता है इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। क्योंकि ये डिक्रीज करता है इसीलिए इसको हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। देख रहे हो, दोनों एंटागोनिस्टिक लग रहे हैं ना। अच्छा, मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों? हेपेटिक वर्ड किससे रिलेटेड है? लिवर, या लिख लो चाहे लिवर सेल्स। मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स मींस लिवर सेल्स। लिवर सेल्स के ऊपर कैसे एक्ट करता है ये देखेंगे, क्या क्या काम करता है।
ये भी हम पढ़ेंगे कैसे हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है। एडिपोसाइट्स फैट सेल्स होते हैं जो फैट बनाते हैं हमारा, ठीक है, जो मतलब जिनमें जो बल्की होते हैं या जो थोड़े फैटी होते हैं उनमें एडिपोसाइट्स ज्यादा होते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कैसे क्या है, ये देखेंगे। मतलब एक्स्ट्रा जो फैट है ना वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है ना वो फैट में कन्वर्ट होता जाता है, इसीलिए हुआ है। हो गई ये बात क्लियर? चलो अब देखते हैं इसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। उसके 3 मेथड बताए हुए हैं यहाँ पर मैंने। कौन से एनसीईआरटी में 2 ही बताए हैं, बट कोई बात नहीं, हम ये 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? चलो सबसे पहला है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? जो लिवर इंक्रीज करना है ना, लिवर में ग्लाइकोजन पहले से स्टोर हुआ पड़ा है हमारा, है ना, तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, राइट? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो बोलो बोलो। ग्लूकोजेनेसिस। क्या लिखा है? ग्लाइकोजेनेसिस। सॉरी ग्लाइकोजिनो, मैंने कुछ गलत टर्म लिख दी क्या यहाँ पे? ग्लाइको ये नहीं होता, अरे लाइसिस होना चाहिए यहाँ वर्ड। सॉरी बच्चों, मैंने क्या कर दिया, ये लाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन का लाइसिस कर रहा है। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। ग्लाइकोजन का लाइसिस कर रहा है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऐसे बोल सकते हो। ग्लाइकोजन का लाइसिस का मतलब लिख लो ब्रेक डाउन, मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। तो लिवर से ग्लाइकोजन को लेकर के उसका ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? चलो अब हम आगे देखेंगे दूसरा प्रोसेस क्या है। दूसरे प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों ये जैसे प्रोटीन है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये जैसे प्रोटीन हो गया या फिर फैट हो गया। प्रोटीन या फैट को ये कन्वर्ट कर देंगे इसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो हो गया ना ग्लूकोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस। जैसे लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन था, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस हो गया किसका? ग्लूकोज का। नियो मतलब नया बन रहा है। ठीक है, प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? तीसरा क्या है? रिड्यूस्ड सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अब क्योंकि ये मैंने बताया कि कैसे करता है रिड्यूस्ड सेल्यूलर अपटेक, का मतलब क्या है कि जो सेल है, ये सेल को ये मतलब ये हार्मोन बोलता है सेल को ग्लूकोज कम यूज करने के लिए, रिड्यूस कर देगा सेल्यूलर अपटेक को, ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सेल्यूलर अपटेक को ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें देखो क्या क्या है, कौन कौन से तरीके हैं। ब्लड ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड बाय ग्लूकोज, क्योंकि इसमें तो ये होता है ना रिड्यूस्ड बाय, कौन कौन से तरीके, इसमें भी मैंने वही 3 तरीके कंपेयर करके बताया है। ये देखो कौन कौन से। फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों, देख रहे हो तुम इसमें? फर्स्ट मेथड तुम्हें समझ में आ गया होगा ये कैसे है, ये क्या है, उल्टा चल दो बस, जो इधर है वो इधर लिख दो, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों बताओ? ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या हुआ? ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है। यहां पर था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यहां जेनेसिस मतलब सिंथेसिस हो रहा है। इधर लिख दो ग्लाइकोजन, हो गया। एक तो ये हो गया।
अब दूसरा देखो क्या है, लाइपोजेनेसिस। मतलब क्या है बच्चों लाइपोजेनेसिस का? मतलब इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। बोलो बोलो, लाइपोजेनेसिस का मतलब बताओ क्या है? लाइपोजेनेसिस का मतलब, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमने बदल देना है ना, तो ग्लूकोज को लिपिड्स में बदलना, दैट इज कॉल्ड एज फैट्स। फैट्स या लिपिड्स लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये तो ये है, ये है, ये है। हो गया क्लियर? और इसमें सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर देगा और यूटिलाइजेशन, मतलब सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज कर देगा और ये सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को डिक्रीज कर देगा। टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल ये इंक्रीज कर देगा सेलुलर अपटेक, मतलब सेल इंक्रीज यूज करो भाई, इसको यूज करो। हाँ, मतलब सेल्स को बोलेगा तू यूज कर, ताकि ब्रेकडाउन होता रहे ग्लूकोज का, इकट्ठा ना हो ब्लड में। ठीक है, समझ आई? ये रिड्यूस करेगा। यही होता है ना, तुमने देखा होगा इंसुलिन की, समझ गए? इंसुलिन मेंटेन रखता है ना, नहीं तो इंसुलिन की कमी पड़ जाए तो क्या होता है? ब्लड लेवल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, फिर इंसुलिन देते हैं ताकि वो मेंटेन करे, है ना? पढ़ चुके हो ना, समझ पा रहे हो इस चीज को, तभी वो डायबिटीज कॉज करता है। अब इसमें ये सारे पॉइंट्स, एक तो तुमने ये ध्यान रखना, ये हाइपरग्लाइसीमिक है, वो हाइपोग्लाइसीमिक है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखना है। और ये कौन से सेल्स पर एक्ट करता है? हेपेटोसाइट्स पर करता है। ये एडिपोसाइट्स को कैसे तुम बोल रहे हो कि एडिपोसाइट्स पर एक्ट करता है? क्योंकि ये जब फैट्स बनाता है ना, तो फैट्स जाकर के एडिपोसाइट्स में इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है, और नेचुरली लिवर में तो एक्ट करता ही है, क्योंकि ये आखिरकार ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लिवर में जमा होते रहते हैं। लिवर तो इन्वॉल्व है ये दोनों केसेस में, हेपेटोसाइट तो दोनों में इन्वॉल्व है, एडिपोसाइट इसमें नहीं आते। एडिपोसाइट किसमें आते हैं? किस पे एक्ट, ये कौन एक्ट करता है एडिपोसाइट्स पे? इंसुलिन। एक ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है? इंसुलिन एडिपोसाइट्स पर भी एक्ट करता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? फैट में। ठीक है, जो कि एडिपोसाइट्स में जमा हो जाता है। हो गया क्लियर बच्चों? किस किस तरीके से वो हमने पढ़ लिया। ये तुम्हारे में ना एनसीईआरटी में सारी टर्म्स नहीं दी हुई हैं, बट कर लोगे अच्छा ही तुम्हें समझ में आ जाएगी, बेटर समझ में आ जाती है, टर्म्स के थ्रू बेटर समझ में आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ओके। चलो अब मैं एक चीज और जो तुम्हें अभी बता भी रही थी, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं? जैसे कि बच्चों ये मतलब नॉट जस्ट रिलेटेड इन दिस टॉपिक, बट पूरे चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं यही लिखवा देती हूँ तुम्हें। ठीक है, ओके। चलो फर्स्ट तो हम अभी यही जो पढ़ रहे यही लिख लेते हैं पहले, ये तुम बताते जाओगे बच्चों। पहला कौन सा है एंटागोनिस्टिक हार्मोन? ग्लूकागोन एंड, बोलते जाओ, जो जो पता है बोलते जाओ बस। ग्लूकागोन, यही है ना स्पेलिंग, एंड दूसरा कौन सा है? इंसुलिन। आगे और देखेंगे इसके बारे में भी। दूसरा कौन सा हार्मोन है बच्चों? अभी बात इसी, हाँ नाम बताओ उनके एग्जैक्टली क्या नाम है? चलो हम इससे शुरू करते हैं। मेलानोसाइट क्रिएटिंग हार्मोन एंड कौन सा था? मेलाटोनिन। कौन क्रिएट करता है मेलाटोनिन को बच्चों? हैं? पीनियल ग्लैंड। और एमएसएच को कौन क्रिएट करता है? पार्स इंटरमीडिया। करेक्ट। और बताओ, ये लिख दो पीटीएच एंड दूसरा कौन सा था? पीटीएच के साथ कौन सा था? टीसीटी मतलब कैल्सिटोनिन, थायराइड कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन बोल देते। क्लियर? और कौन सा रह गया हमारा? एएनएफ, किडनी के अंदर जो एक्ट करते हैं, इसके साथ कौन एक्ट करता है? कौन सा हार्मोन? यस,
एल्डोस्टेरोन। तो इन सब के रोल जो हैं वो हैं एंटागोनिस्टिक रोल। ठीक है, एक बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस रेडी हो गए। ये किडनी में एक्ट करते हैं, ये स्किन वाले हैं, एक स्किन कलर को डार्क करता है, एक लाइट करता है। इनमें कौन डार्क करता है कौन लाइट करता है बोलोगे? बोलो बता। ये लाइट करता है, ये डार्क करता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ये रिड्यूस करता है। ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है। ये ANF ये इलेक्ट्रोलाइट्स को स्क्रीट कर देता है यूरिन में, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, क्लियर है? बाकी और इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, पढ़ लेना। अब तुम्हें पता लगे कि ये दोनों हार्मोन क्या है? एंटागोनिस्टिक। ठीक है, क्लियर है? मतलब एक वाटर अपटेक बढ़ा देता है, एक वाटर अपटेक इंक्रीज कर देता है, मतलब स्क्रीट करता है और एक एब्जॉर्ब करता है। चल, द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज मेंटेन्ड जॉइंटली बाय दीज टू हार्मोन। इसको बच्चों होम्योस्टेसिस बोल देते हैं, ये मेंटेन करना ना जो ग्लूकोज का लेवल है, इसको होम्योस्टेसिस बोल देते हैं। बाय टू हार्मोन्स ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू डायबिटिक मेलिटस। एक तुमने इंसिपिडस पढ़ा था, वो क्या था? जब वाटर लेवल समझ नहीं आ रही मुझे, क्या बोलूं? जब यूरिन के अंदर वाटर का ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, हाँ, एंटी डायरेटिक हार्मोन कम हो जाए तो होता है। गुड, वेरी गुड। वो अलग चीज है, इससे लेना देना नहीं है। ये डायबिटिस मेलिटस है, which is associated with loss of glucose through urine and formation of ketone bodies भी बन जाती है। तुमने पढ़ा था यार ना, उसमें ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया है ना, कीटोन, उसमें पढ़ा था। डायबिटीज इज ट्रीटेड विद इंसुलिन। करेक्ट है, समझ आ गया बच्चों? देख लो इसमें कोई भी कंप्लीट कर लो, कुछ भी है तो फिर आगे चलते हैं। हो गया क्लियर? ये कंप्लीट करो। मैं एक चीज और देखो, इसमें से कुछ छूट तो नहीं गया है हमारा। जस्ट अभी हमने वो भी पढ़ने हैं, इश्यूज भी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ANF क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है? और वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो ANF डिक्रीज कर देता है, और ये दोनों एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करते हैं ना। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है, तो GFR को इंक्रीज कर देता है इन दिस वे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बस इतना काफी है अभी फिलहाल के लिए। आगे हम देखते हैं टेस्टीज के बारे में। तो गोनैड्स में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, टेस्टीज एंड ओवरीज। अ पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक इन मेल्स। बच्चों जितना इसमें जरूरत है वो मैं जरूर पढ़ाऊंगी, बाकी इसके बारे में काफी डिटेल हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी तुम्हें समझ में सारी आ जाएगी, हार्मोन से रिलेटेड सारी बातें आई शो। चल, टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। कौन सी ग्लैंड है ये बोलो? हेटेरोक्राइन। क्योंकि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है इसलिए इसको बोल देते हैं ड्यूअल फंक्शन ये परफॉर्म करती है। एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या है? ये स्पर्म प्रोड्यूस करती है, एंडोक्राइन में हार्मोन। एक्ट्स एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। ये एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। And it acts as endocrine gland because it produces hormone, right? तो चल, testis is composed of,
इसमें क्या क्या है टेस्टिस के अंदर मेन में? एक तो है बच्चों सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं, ये टेस्टिस का ही पार्ट है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको, जो मेन जहां पर स्पर्म्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। तो कौन सा पार्ट स्पर्म प्रोड्यूस करता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये देख रहे हो राउंड राउंड स्ट्रक्चर जो दिखाए हुए हैं, इनको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और इनके अंदर ही स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। वो पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे हम, वो हम पढ़ेंगे बाद में 12th में, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, पूरा प्रोसेस है, पूरा टॉपिक है। तो यहाँ पर सिर्फ तुम ये जानो कि ये कौन प्रोड्यूस करता है स्पर्म? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये इसकी यूनिट है टेस्टिस की, जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, राइट। तो चलो, एक दूसरा होता है लिडिक सेल्स। एक तो ये हो गया, ये टेस्टिस का टीएस है, एक्चुअली सेक्शन है टेस्टिस का, जिसमें मैंने ये दिखा रखे हैं आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स पड़े हुए हैं, अगर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ये छोटे छोटे से, ये इनको बोलते हैं लिडिक सेल्स, लिडिक सेल्स, या इनका एक और नाम है, वो भी लिख देती हूं मैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, बीच बीच में पड़े हुए हैं ना, इसलिए बोल देते हैं या तो लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। अब क्वेश्चन इज, एंड यहाँ लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल सेल्स में, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स? तो क्या बोलोगे? लिडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, विच आर प्रेजेंट इन टेस्टिस बट आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये भी ध्यान रखो, इसीलिए मैंने डायग्रामिंग दिखाते हैं आपको, याद रहेगा बच्चों, ठीक है? गुलनाज क्लियर? अब रोल ऑफ एंड्रोजन्स क्या क्या है ये भी जान ले एक बार। रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स। मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स के फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं। मेल मतलब डक्ट्स हो गई सारी, वासा एफ्रेंशिया, वासा डिफरेंस, वो सारे हम नहीं पढ़ेंगे अभी, तो बाद में पढ़ेंगे, जिनको बोलते हैं हम स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो टेस्टिस होता है ना, बाकी एक्सेसरी ऑर्गन्स बोल देते हैं। स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दैट इज ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड प्यूबिक हेयर्स एंड एग्रेसिवनेस। मेल्स में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस आ जाती है बाद में, तो ये भी ये एंड्रोजन कंट्रोल करता है। मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरोन, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? जेनेसिस का मतलब हमेशा बच्चों बनना, कोई चीज बनना, ठीक है? तो किसका बनना? स्पर्म्स का बनना, इसीलिए बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे 12th में। इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन सीएनएस एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको हम बोल देते हैं लिबिडो। इस मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बोलते हैं लिबिडो, ठीक? सेक्सुअल बिहेवियर को बोल देते हैं लिबिडो। These hormones also produce anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism। ये हमने पढ़ा था, उसमें भी है, हमने उसमें पढ़ा था ना एड्रिनल ग्लैंड वाले में, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? मेन रोल इनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में है और स्पर्मेटोजेनेसिस में है, ये बात ध्यान रखनी है। या आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? चलो अब हम देख लें ओवरी के बारे में, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म। अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन एब्डोमेन इन फीमेल्स, ओवरी परफॉर्म्स ड्यूअल फंक्शन। वही क्यों? क्योंकि ये भी हेटेरोक्राइन है, इसलिए ड्यूअल फंक्शन है। ये भी यहाँ पे लिख लो, हेटेरोक्राइन है इसलिए है ये। हेटेरोक्राइन मतलब मिक्स ग्लैंड है। एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में ये ओवा प्रोड्यूस करते हैं, एक्ट्स एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एंडोक्राइन में ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें दो हार्मोन हैं, कौन कौन से हैं बच्चों? इसमें ये याद रखना है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब कौन कौन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस करता है ये देख लेते हैं, और इनका रोल क्या है ये देखेंगे। तो बच्चों ये देखो, ओवरी के अंदर ना एक तो फॉलिकल्स होते हैं, एक होता है स्ट्रोमल टिश्यू। ये देखो, ये ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाया है, ये फॉलिकल्स हैं और ये है स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है?
अब इसमें ये जानो, जो ये फॉलिकल्स है ना, फॉलिकल्स ऐसे बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। अब इसकी डिटेल में नहीं जा सकते हम बिल्कुल भी अभी। तुमने ये याद रखना, मैच्योर फॉलिकल्स को बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। और ये फॉलिकल्स, इन फॉलिकल्स के अंदर ही ओवम प्रोड्यूस होता है। जैसे उसमें तो हमने पढ़ा था सेमिनिफरस शेड्यूल में ना, इसमें फॉलिकल के अंदर प्रोड्यूस होता है, राइट। और वो भी कहाँ, ग्राफियन फॉलिकल में बनता है ओवम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो फॉलिकल्स हैं, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन। कहां से प्रोड्यूस हो रहा है एस्ट्रोजन? फॉलिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो, अब आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कब होती है? ये ओव्यूलेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, अराउंड 14th डे। इसकी डिटेल भी हम बाद में पढ़ेंगे। अराउंड 14th डे ओव्यूलेशन के बाद जब ओवम बाहर आ जाएगा, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या स्ट्रक्चर बना देगा? कॉर्पस ल्यूटियम। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे स्क्रीट करता है, ये स्क्रीट करता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन। आगे बता, ये स्क्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन स्क्रीटेड बाय फॉलिकल, प्रोजेस्टेरोन स्क्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तुमने ये बात याद रखनी है, समझ में आई? अब इनका रोल भी देख लेते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम व्हिच स्क्रीट्स प्रोजेस्टेरोन, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया। अब आइए एस्ट्रोजन का क्या रोल है? प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन। ये वही रोल प्ले करता है जो टेस्टोस्टेरोन मेल्स में करता है और ये फीमेल्स में करता है। इट इज लाइक दैट। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों में से कौन सा हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन? तो एस्ट्रोजन, राइट। स्टिमुलेट, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल बनाते रहते हैं ये। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है, ये जितने भी फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स हैं, आवाज का और डेवलपमेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेमोरी ग्लैंड्स का, वो धीरे धीरे वो कौन करता है? एस्ट्रोजन। ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन कर रहा था उसमें, इसमें एस्ट्रोजन कर रहा है। ठीक है, बस तुमने ये याद रखा, फीमेल में एस्ट्रोजन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या है? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। अब इसमें मैं एक चीज छोटी सी बता ही दूं कि क्या है। ये देख रहे हो, मैंने तुम्हें क्या बताया था? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अगर तो ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे गिर गया। हर बारी स्क्रीट होगा आफ्टर ओव्यूलेशन, लेकिन इसका लेवल नीचे गिरता जाएगा। अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, उसके लिए फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी ऊपर 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 चलता जाएगा। मतलब टू मेंटेन प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन इज नेसेसरी। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन नहीं है, तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये है मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ऑल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मिल्क एंड स्टिमुलेट मिल्क सेक्रीशन। बच्चों, मैंने एक और तुम्हें हार्मोन बताया था, मेमोरी ग्लैंड को की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। यस, प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में भी। और जो मिल्क इंजेक्शन में कौन सा हार्मोन बताया? ऑक्सीटोसिन। यस, वेरी गुड, तुम्हें याद है। ठीक है, हो गया क्लियर कौन कौन से हार्मोन है? मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ाया सारा हो गया होगा लर्न तुम्हें। ठीक है, ठीक है ना? करके आना इसको, सारी ग्लैंड्स को अच्छे से पढ़ के आना। छोटा छोटा सा पार्ट बाकी है हमारा जो हम कल करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।